आज हम इस वीडियो में राउंड रॉबिन एल्गोरिथम के एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसमें हमारे पास प्रोसेसेस 6 हैं, अराइवल टाइम भी है, उनके बस टाइम भी मौजूद है और उसके साथ साथ हमें टाइम क्वांटम 4 यूनिट्स मिले हुए हैं। अब ये हमें टाइम क्वांटम क्यों मिला हुआ है ये हमें राउंड रॉबिन की डेफिनेशन से पता चलेगा। अगर हम बात करें राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की तो वो एक प्रीएम्प्टिव सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, मतलब कि दूसरे प्रोसेस को इंटरप्ट कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि हर एक प्रोसेस को फिक्स टाइम स्लाइस या क्वांटम दिया जाता है एग्जीक्यूट होने के लिए, और अगर कोई प्रोसेस उस फिक्स टाइम में एग्जीक्यूट नहीं हो पाता तो आगे हम क्या करते हैं कि अगर वो प्रोसेस टाइम के अकॉर्डिंग कंप्लीट नहीं होता, मतलब कि 4 यूनिट्स हैं तो उस प्रोसेस को फॉर एग्जांपल 5 यूनिट चाहिए कंप्लीट होने में, जैसे कि P1 को चाहिए, फर्स्ट टाइम है उसका 5, तो फिर उसमें क्या होगा कि वो प्रीएम्प्टेड हो जाएगा, इंटरप्ट हो जाएगा और मूव कर जाएगा एंड ऑफ द रेडी क्यू, मतलब जो रेडी क्यू है हमारे पास उसके एंड में चला जाएगा और जितने भी प्रोसेसेस ऑलरेडी वहां पर थे वो रहेंगे और उसके लास्ट में वो प्रोसेस चला जाएगा। फिर जब उसकी बारी आएगी तो अगेन उसको सीपीयू दिया जाएगा। कि राउंड रॉबिन में हमारे पास प्रोसेसेस भी हैं, उनकी आईडी हमारे पास मौजूद है, एटी मतलब कि अराइवल टाइम मौजूद है, बीटी मतलब कि बस टाइम मौजूद है। उसके अलावा हमें फाइंड करना है सीटी कंप्लीशन टाइम, टीएटी टर्न अराउंड टाइम, डब्ल्यूटी वेटिंग टाइम, एडब्ल्यूटी एवरेज वेटिंग टाइम कि सबका वेटिंग टाइम क्या है, आरटी जो है रिस्पॉन्स टाइम, और टी क्यू मतलब टाइम क्वांटम। तो टाइम क्वांटम तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है 4 यूनिट्स। अब ये सारी चीजें जो है ना हमें मालूम करनी है। ये सारी चीजें ना एक दूसरे के सिमिलर लग रही हैं, पर हमें जैसे ही इनको सॉल्व करेंगे ना तो पता चलेगा कि ये सिमिलर नहीं है। इनका भी प्रॉपर फॉर्मूला होता है सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम कंप्लीशन टाइम फाइंड करते हैं। तो कंप्लीशन टाइम फाइंड करने के लिए हमें एक रेडी क्यू बनानी होगी और दूसरी रनिंग क्यू बनानी होगी। रेडी क्यू में हम जो है उन प्रोसेसेस को लाते हैं जो कि रेडी होते हैं सीपीयू के लिए, पर डायरेक्टली तो हम नहीं करेंगे, उनको सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा कि रेडी क्यू से रनिंग क्यू में जाते हैं प्रोसेसेस और फिर जो है वापस रेडी क्यू में भी आ सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो आप देख सकते हैं। सीपीयू शेड्यूलिंग के बारे में हमने पूरा समझाया हुआ है इसमें। अब जो है रेडी क्यू में हम पहले लाते हैं प्रोसेस को। तो सबसे पहले जो है अराइवल टाइम 0 देखते हैं। जाहिर बात है जहां से सीपीयू स्टार्ट होगा या टाइम स्टार्ट होगा वो तो 0 ही होता है। तो रनिंग क्यू का और रेडी क्यू का अभी टाइम 0 ही है। तो 0 अराइवल टाइम पे एक प्रोसेस आता है जो कि है P1। P1 जो प्रोसेस आता है तो फिर हम उसको जो है रनिंग क्यू में लाते हैं। उसको फिक्स जो है हम एक स्लाइस दे देते हैं। तो P1 को हमने रनिंग क्यू में लाया और उसको फिक्स जो है हमने 4 यूनिट्स दिए, पर हमने देखा कि बस टाइम उसका जो है 5 है, तो ये पूरा तो नहीं हो सका। पर जब 4 यूनिट तक टाइम हमारा आ गया तो वहां पर हमारे जो प्रोसेसेस दूसरे हैं वो भी रेडी क्यू में पहुंच गए, अराइवल टाइम हो गया उनका। जैसे P2 भी 1 यूनिट में आ गया, P3 2 यूनिट में आ गया, 4 जो है P4 3 यूनिट में आ गया, P5 4 यूनिट में आ गया। तो मतलब कि हम उन सारे प्रोसेसेस को भी रेडी क्यू में लाएंगे क्योंकि वो अराइव हो चुके हैं। जैसे P2 अराइव हो चुका है, P3 अराइव हो चुका है, P4 अराइव हो चुका है और P5 भी अराइव हो चुका है जैसे ही 4 टाइम हुआ। तो अब ये जो P1 है ना इसको हमने एक बार चला लिया है, पर ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू रूल इसको रेडी क्यू के लास्ट में ले जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि अभी तक इसमें जो है 1 टाइम बचा हुआ है। 5 - 4 1। तो हम क्या करते हैं P1 को रेडी क्यू के लास्ट में ले जाते हैं और यहाँ पर जो है 5 बस टाइम था, अब वो बस टाइम बन जाएगा 1। ओके, और अब जो दूसरा रेडी क्यू में है P2 उसको लाते हैं रनिंग क्यू में, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल वो आना चाहिए। P2 आ गया है, अब इसको भी 4 यूनिट्स हम जो है ना देते हैं। तो 4 + 4 8, टाइम हो गया है अभी 8, और 8 के दरमियान जो है वो जितने भी प्रोसेसेस रेडी हैं तो उनको भी हम बुला लेंगे रेडी क्यू में। अब देखते हैं कि 5 तक तो आ चुके थे रेडी क्यू में। अब जो 6 है P6 है वो भी जो है 6 अराइवल टाइम में आ चुका है, मतलब कि 8 के दरमियान में, तो हम उसको भी रेडी क्यू में लाएंगे। मतलब P2 के खत्म होने तक P6 जो है वो आ चुका है, अराइव हो चुका है। यहाँ पर जो P2 है, P2 में हम देख रहे हैं कि उसका बस टाइम 6 है, मतलब ये अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ।
इसको अगेन जो है हमें लाना होगा सीपीयू को। तो इसीलिए हम P2 को भी रेडी क्यू के लास्ट में ले आते हैं और यहाँ पर जो 6 है उसको हम काट के 2 कर देते हैं। तो मतलब कि बाकी इसको 2 यूनिट चाहिए P2 को और P1 को बाकी 1 यूनिट चाहिए। अब यहाँ पर जो P3 है हम उसको लाते हैं। P3 को हमने जो है सिलेक्ट कर लिया है। तो जब हमने P3 को सिलेक्ट कर लिया है तो एक बात जो है जहन में रखने वाली है, यहाँ पर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कि P3 का जो बस टाइम है वो सिर्फ 3 है और हम उसको अगर 4 यूनिट्स दे देंगे तो क्या होगा कि सीपीयू आइडल कंडीशन में रहेगा और सीपीयू का नुकसान होगा। तो वो आइडल होगा और कुछ भी काम नहीं करेगा। तो ये हमारा मकसद नहीं है। तो इसीलिए हम जो है जितना टाइम उसको रिक्वायर्ड है बाकी उतना ही देंगे। तो अब हम जो है इसको टाइम देंगे 8 + 3 11। 8 में प्लस करेंगे 3 तो वो 11 आएगा। तो 11 तक ही हम इसको सीपीयू देंगे और बाकी हम देख रहे हैं कि बाकी जो है सारी रेडी क्यू बन गई है। और अगर अगेन कोई रेडी क्यू आएगी भी तो वो इन प्रोसेसेस में से आएगी। ऊपर वाला जो चार्ट है उसमें से हमने सारे प्रोसेसेस को ले लिया है। आगे P6 के बाद कोई प्रोसेस अराइव नहीं हुआ है तो हम जो है बस वहां से छोड़ देंगे। अभी जितने भी प्रोसेसेस आएंगे तो वो इनमें से ही आएंगे अगर कोई कंप्लीट नहीं हो पाता तो। P3 को हमने ले लिया है। अब P4 को जो है हम सिलेक्ट करते हैं। जब हमने P3 को कंप्लीट कर दिया तो यहाँ पर हम 0 कर देंगे ताकि इजी हो जाए। P4 को हमें सिर्फ 1 यूनिट देना है तो हम यहाँ पर जो है 11 में 1 प्लस करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब हम P5 को लेके आएंगे, सिलेक्ट करेंगे रेडी क्यू में से। P5 को सिलेक्ट कर दिया। P4 जो है कंप्लीट हो चुका है। इसको हम बता देते हैं कि इसके पास 0 टाइम है। अब P5 जो है उसको 5 यूनिट चाहिए पर हमारे पास तो हम 4 यूनिट दे सकते हैं एट अ टाइम। तो हम इसको 4 यूनिट पहले देंगे। 12 + 4 16 और बाकी जो हमारे पास बचेगा ना P5 में, बाकी क्या बचेगा 1 यूनिट बचेगा तो वो हम लास्ट ऑफ द रेडी क्यू ले जाएंगे P5 को। ओके, इस तरीके से जो है हम रखते हैं। अब हम P1 को लेके आएंगे, सिलेक्ट करेंगे सीक्वेंस वाइज। P1 जो है इसमें भी बाकी 1 यूनिट था, इसको 1 यूनिट चाहिए तो 16 + 1 17 और ये P1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब P1 जो है कंप्लीट हो चुका है, इसका जो है 0 टाइम आ चुका है तो जैसे हम इसको कह देते हैं कि ये कंप्लीट हो गया है। अब जो है P6 जो है वो आगे है, इसको लाएंगे। P6 का जो है टाइम 4 ही है तो ये 4 यूनिट्स में कंप्लीट हो जाएगा। तो P6 को 4 यूनिट्स चाहिए और सीपीयू को हम देने के लिए भी हमारे पास 4 यूनिट्स हैं तो 17 + 4 = 21। अब P6 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। P6 कंप्लीट हो चुका है, P1 कंप्लीट हो चुका है, जिसमें 0 आ चुका है। P3 भी कंप्लीट हो चुका है और P4 भी कंप्लीट हो चुका है। बाकी हमारे पास P2 और P5 है। तो P2 को हम सिलेक्ट करते हैं, लाते हैं यहाँ पर। तो P2 जो है अब इसको कितना चाहिए, बाकी 2 यूनिट्स चाहिए तो हम 2 यूनिट्स ही देंगे। 21 में हम +2 करेंगे तो 23 आएगा। P2 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जो है P5 को लाते हैं। P5 को हम लाते हैं, P5 को सिलेक्ट करते हैं। इसको बाकी जो है 1 यूनिट चाहिए तो हम यहाँ पर सिर्फ 1 यूनिट देंगे। 23 + 1 24। अब P5 भी हमारा जो है ना कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास जो है ये सारी चीजें आ चुकी हैं। हमने रनिंग क्यू में उनको प्रोसेसेस को सीपीयू दे के एग्जीक्यूट करवा लिया है। अब हम कंप्लीशन टाइम जो है ना फाइंड करते हैं। कंप्लीशन टाइम ऐसे फाइंड होगा कि यहाँ पर जो है P1 कहाँ पर कंप्लीट हुआ। यहाँ पर जो है P1 कंप्लीट नहीं हुआ, 4 पर P1 कंप्लीट नहीं हुआ, पर यहाँ पर जो है अगेन जब P1 आया तब कंप्लीट हुआ। 17 पर जो है ना कंप्लीट हुआ तो इसीलिए हम यहाँ पर कहते हैं कि 17 पर P1 कंप्लीट हुआ। P2 जो है कहाँ पर कंप्लीट हुआ, लास्ट कहाँ तक उसको चलाया गया 23 तक, तो यहाँ पर हम जो है ना P2 को 23 देंगे। P3 जो है यहाँ पर 11 पर ही कंप्लीट हो गया था, अगेन उसको नहीं चलाया गया तो हम उसको 11 देंगे। P4 जो है उसको 12 तक चलाया गया, मतलब यहाँ तक चलाया गया तो उसको 12 देंगे। P5 जो है हमने लास्ट 24 तक चलाया तो इसको 24 देंगे कंप्लीशन टाइम। P6 जो है वो कहाँ तक चलाया, हमने 21 तक चलाया तो हम यहाँ पर 21 देंगे। तो इस तरीके से कंप्लीशन टाइम फाइंड होता है कि कितना टाइम लगा। ये नहीं है कि एक प्रोसेस को कितना टाइम लगना चाहिए, बस टाइम जो है एक प्रोसेस को कितना टाइम लगना चाहिए, पर जो सीटी है वो है कि कितना टाइम लगा, मतलब कितने यूनिट तक जाके वो कंप्लीट हुआ। ओके, यहाँ पर आई होप कि आपको डिफरेंस समझ में आया होगा।
अब हम क्या करते हैं, टर्न अराउंड टाइम TAT फाइंड करते हैं, वेटिंग टाइम फाइंड करते हैं और रिस्पॉन्स टाइम फाइंड करते हैं। तो उसके लिए फार्मूला है, टर्न अराउंड टाइम फाइंड करना है तो कंप्लीशन टाइम में से अराइवल टाइम को माइनस करते हैं कि कब तक कंप्लीट हुआ और कब अराइव हुआ, तो उसके बीच का टाइम कितना लगा उसको, क्योंकि अराइव होने से पहले तो हम उस प्रोसेस को नहीं जज कर सकते ना, तो इसीलिए हम कहते हैं कि कितना टाइम उसको कंप्लीट होने में लगा और अराइव कब हुआ था। जैसे 0 पे अराइव हुआ था और कंप्लीट 17 पे हुआ तो उसको पूरे 17 जो है यूनिट्स लगे। तो इस तरीके से अब यहाँ पर TAT आ गया है हमारे पास कि CT क्या था, 17 था और अराइवल टाइम 0 था, तो 17 माइनस 0 17 उसको लगे। और दूसरे प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम 23 था और अराइवल 1 था, तो 23 माइनस 1 22। P3 का 11 था और अराइवल टाइम 2 था, तो 11 माइनस 2 9। P4 का 12 कंप्लीशन टाइम था और माइनस 3, तो वो आ गया 9। 24 P5 का कंप्लीशन टाइम और अराइवल टाइम 4, तो 20 जो है इसका टर्न अराउंड टाइम हो गया। और 21 जो है कंप्लीशन टाइम है P6 का और उसमें से 6 निकालेंगे तो 15 जो है हमारा टर्न अराउंड टाइम हो गया P6 का। अब हम बात करते हैं वेटिंग टाइम की। तो वेटिंग टाइम जो है वो हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, वो करते हैं टर्न अराउंड टाइम में से बस टाइम को माइनस कर देते हैं कि जितना टोटल उसको टाइम लगा ना अराइवल के बाद और कंप्लीशन से पहले या कंप्लीशन तक, उसमें से हम बस टाइम निकाल लेते हैं कि जितना उसको एक्चुअल में लगना चाहिए था और कितना वो उसने वेट किया। ओके, तो वेटिंग हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो टर्न अराउंड टाइम में हम जो है 17 में से 5 को माइनस करेंगे तो 12 आएगा। 22 में से 6 को माइनस करेंगे तो 16 आएगा। 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो 6 आएगा। 9 में से 1 को माइनस करेंगे तो 8 आएगा। 20 में से 5 को माइनस करेंगे तो 15 आएगा। 15 में से 4 को माइनस करेंगे तो 11 आएगा। अब हम बात करते हैं रिस्पॉन्स टाइम कि सीपीयू ने जो है ना कितना जल्दी रिस्पॉन्स दिया। सीपीयू फर्स्ट टाइम कब मिला और अराइवल टाइम जो है ना कितना है। तो जब फर्स्ट टाइम मिला तो मतलब कि सीपीयू ने इसको रिस्पॉन्स दिया है। तो फर्स्ट टाइम कब मिला सीपीयू P1 को 0 पे ही मिल गया, तो 0 माइनस 0। P1 को तो रिस्पॉन्स टाइम 0 ही मिला, मतलब कि 0 टाइम में उसको रिस्पॉन्स दे दिया और इसको सीपीयू दे दिया। P2 को जो है ना सीपीयू कब मिला, 4 पे मिला और उसका अराइवल टाइम 1 है, तो 4 माइनस 1 दिस इज 3, तो 3 पे जो है ना P2 को रिस्पॉन्स दिया। P3 को जो है फर्स्ट टाइम मिला CPU 8 पे और अराइवल टाइम था 2, तो 8 माइनस 2 6 इसका रिस्पॉन्स टाइम है। P4 को 11 पे मिला और इसको जो है ना रिस्पॉन्स टाइम या अराइवल टाइम जो है 3 था, तो 11 में से 3 निकालेंगे तो 8 बचेगा, 8 रिस्पॉन्स टाइम। P5 जो है उसको 12 पे CPU मिला और उसका जो अराइवल टाइम था वो 4 था, तो 12 माइनस 4 8 रिस्पॉन्स टाइम हो गया। P6 को जो है ना फर्स्ट टाइम मिला 17 पे, 17 में से 6 को निकालेंगे तो रिस्पॉन्स टाइम हमारा आ जाएगा 11। तो यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, ये आएगा 11। अब जो है बात करते हैं AWT एवरेज वेटिंग टाइम। तो एवरेज वेटिंग टाइम जो है ऐसे निकालते हैं कि जितने भी वेटिंग टाइम है हम उनको प्लस करते हैं और डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ प्रोसेसेस के। अब फाइंड करते हैं एवरेज वेटिंग टाइम। तो एवरेज वेटिंग टाइम जैसे हमने कहा कि वेटिंग टाइम जितने भी हैं उनको प्लस करेंगे और फिर नंबर ऑफ प्रोसेसेस से डिवाइड करेंगे। तो वेटिंग टाइम ये सारे हैं, उन सबको हम प्लस में लिखते हैं, और 12 प्लस 16 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 15 प्लस 11, और कितने प्रोसेसेस हैं, 6 प्रोसेस हैं, तो फिर हम इसको डिवाइड करते हैं 6 से। अब ये टोटल बन जाएगा 68 और डिवाइड बाय 6, तो ये एवरेज वेटिंग टाइम आ जाएगा 11.33। और सबका वेटिंग टाइम सेम होगा क्योंकि ये एवरेज है, तो हम एक बार लिखें या पूरी टेबल में बार बार लिख लें तो वो सेम ही बात है। तो इस तरीके से हम राउंड रॉबिन को सॉल्व करते हैं और जितने भी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये फाइंड करो वो फाइंड करो, उनके सारे सॉल्यूशन मैंने इस वीडियो में दे दिए हैं। अब जो है आपकी रकम चेंज हो सकती है, आपकी प्रॉब्लम में जो है ना अराइवल टाइम और बस टाइम चेंज हो सकता है, पर तरीका बिल्कुल सेम ही होगा, इसी तरीके से सॉल्व करना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट राउंड रॉबिन। थैंक यू।